हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड कमेटीज़ फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कौन कौन सी बोर्ड कमेटी बनाई गई थी, उसका क्या नाम था। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 इस वीडियो का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो प्लीज़ अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देखिए, देन यू हैव टू डू स्टडी फ्रॉम दिस टॉपिक ओके ऑन द पार्ट 2। सो देखिए, बोर्ड कमेटीज़ दो टाइप की होती हैं, मैंडेटरी कमेटीज़ और नॉन मैंडेटरी कमेटीज़। मैंडेटरी कमेटीज़ में आपकी 4 कमेटीज़ इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर आती है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, सेकंड ऑडिट कमेटी, थर्ड CSR कमेटी एंड फोर्थ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। इससे पहले वाली वीडियो में हम 2 कमेटी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपनी बोर्ड कमेटी, मैंडेटरी बोर्ड कमेटी का थर्ड पार्ट, जो है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। राइट। सो देखिए फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, अब बात आती है सबसे पहली चीज़ मैंडेटरी है, हमें पता है, ओके फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कि ये बनाना किस कंपनी के लिए ज़रूरी है, यानी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। देखिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर 1000 शेयर होल्डर हो, यानी कि 1000 या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर शेल कंस्टिट्यूट दिस कमेटी। राइट। अगर किसी भी कमेटी में आपके 1000 से ज़्यादा या तो शेयर होल्डर्स हैं, या 1000 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर हैं, या 1000 से ज़्यादा आपके डिपॉजिट होल्डर्स हैं, या किसी भी और टाइप के सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, तो उस कंपनी को ये कमेटी बनाना ज़रूरी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ध्यान रखिए, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है, शेयर होल्डर नहीं है। इसलिए यहाँ पर स्टेक होल्डर कंपनी के सभी होते हैं, इसलिए इन सबको यहाँ इंक्लूड किया गया है। ओके। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर ये सब 1000 से ज़्यादा हो, उन्हें उस कंपनी को ये कमेटी बनाना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी है। राइट। बात करते हैं कि इस कमेटी का काम क्या होता है। देखिए, इस कमेटी का मेन फंक्शन आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, यानी कि रिलेशनशिप को मेंटेन करना स्टेक होल्डर के साथ। राइट। फंक्शंस देखिए, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इज़ टू कंसिडर एंड रिसोल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें, कि उनको सॉल्व करना, रिसोल्व करना आपकी ग्रीवेंसेस को, जो भी सारे आपके सिक्योरिटी होल्डर्स हैं कंपनी के। सिर्फ इसका मेन काम एक ही है, जितनी भी स्टेक होल्डर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुनना, उसे रिजॉल्व करना और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना। सिंपल सी मैंडेटरी कमेटी है हमारी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एप्लीकेबल इसमें 1000 से ज़्यादा है, किसी भी टाइप के सिक्योरिटी होल्डर उसे बनाना ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग, रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करके रखना है। ओके। अब इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताऊं कि इस कमेटी का जो चेयरमैन है, चेयरमैनशिप में कौन रहेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता। If one have to make the chairman of this committee, then he should have to be non executive director, तो उसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बनना होगा। राइट। अब इस कमेटी के कुछ और अदर फंक्शंस भी देख लेते हैं। टू लुक इनटू द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। वही चीज़ आ गई है कि आपको रिड्रेसल करना है ग्रीवेंसेस का। रिड्रेसल का मतलब सेटल आउट करना है, आपको उन्हें सॉल्व करना है, रिसॉल्व करना है आपकी शिकायतों का, चाहे वो शिकायतें शेयर होल्डर की है, चाहे डिबेंचर होल्डर की है, चाहे और सिक्योरिटी होल्डर्स की। राइट। और देखिए, the grievances of the security holders of the company may include complaints related to transfer of shares, non-acceptance of etc., which shall be handled by this committee. Okay. देखिए कि सिक्योरिटी होल्डर्स की, अब इस बात को एक बार समझिए, बहुत ईजी लाइन है, आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं कि क्या है इनका मतलब, कि सिक्योरिटी होल्डर्स की शिकायतें, ठीक है, किससे रिलेटेड होती है, कंपनी से। तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, हमने पहली लाइन में कहा ना कि उनकी कंप्लेंट्स को हमें सॉल्व करना है। अब कंप्लेंट्स में किस टाइप की कंप्लेंट्स, तो कंप्लेंट्स जो रिलेटेड है आपके कंपनी से। अब घर की प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व करेंगे नहीं, ऑफ कोर्स। राइट। सिक्योरिटी होल्डर की कंप्लेंट्स जो कि रिलेटेड है कंपनी से, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आपकी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब मैं कंप्लेंट्स आपको बता रही हूँ कि किस किस टाइप की कंप्लेंट्स है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, नॉन रिसिप्टेंट ऑफ बैलेंस शीट, किसी अगर स्टेक होल्डर को रिसीव नहीं हुई है तो वो उसके लिए कंप्लेन कर सकता है। नॉन रिसिप्टेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया था बट आपको वो नहीं मिला है, तो आप उसके लिए भी आप ग्रीवेंस अपना कर सकते हैं ताकि वो रिसॉल्व हो।
और ये इस टाइप के सारे जो मैटर्स है रिलेटेड टू कंपनी स्टेक होल्डर के, वो ये कमेटी जो है उसे सॉल्व करेगी, राइट। सो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में हमने पढ़ा, जो कि एक मैंडेटरी कमेटी है, राइट। तो अपनी नेक्स्ट मैंडेटरी कमेटी की ओर चलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। ओके, अगेन दिस इज़ इस कमेटी का नंबर है आपका 4th। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 कमेटी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? पहली आपने पढ़ी थी ऑडिट कमेटी, राइट। फिर उसके बाद सेकंड आप पढ़ेंगे, ओके। सो इससे पहले ये 4th नंबर पे आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो है CSR कमेटी, दिस इज ऑन 4th नंबर। उससे पहले ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ा। अभी आपने पढ़ा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में और आपकी NR यानी कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। तो अब पढ़ने वाले हैं हम आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी के बारे में। तो ये क्या है? एप्लीकेबिलिटी, किस किस कंपनी को CSR कमेटी बनाना ज़रूरी है। तो किस किस कंपनी को ज़रूरी है? देखिए, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, 500 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो या उससे ज़्यादा हो, एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़, और उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा है तो उसे CSR कमेटी बनाना ज़रूरी है। अगर ऐसा है, इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा? CSR कमेटी, राइट। सो अब आगे देखते हैं कि ये कमेटी काम क्या करती है, इसके फंक्शंस देखिए। सबसे पहला फंक्शन आता है इसका, फॉर्मुलेटिंग एंड रिकमेंडेड टू द बोर्ड ए CSR पॉलिसी। एक पॉलिसी को बनाएंगे, ठीक है, फॉर्मुलेट करना है, रिकमेंड करना है बोर्ड को, क्या? एक CSR पॉलिसी। एक पॉलिसी CSR पॉलिसी को बनाना है, जिसके अंदर पॉलिसी को बनाने का क्या मतलब है? उस पॉलिसी के अंदर हम ये लिखेंगे कि कौन सी CSR की एक्टिविटीज़ कंपनी को करनी है, राइट। पहला काम तो यही है, पॉलिसी बनाएंगे। दूसरा काम क्या कहते हैं? रिकमेंडिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इंक्लूडेड ऑन द CSR एक्टिविटीज़। एक्सपेंडिचर, पहले बात इन्होंने बताया कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, कंपनी को बताया। दूसरा, अब एक्टिविटीज़ करेंगे आप सोसाइटी के लिए, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो उन एक्सपेंसेस के बारे में उन्हें बताना, जो भी CSR एक्टिविटीज़ पे आपके लिए लगने वाली है। नेक्स्ट और क्या काम करते हैं ये देखिए, मॉनिटरिंग द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसे मॉनिटर करते रहना, ये नहीं कि एक बार आपने पॉलिसी बना के रख दिया तो उसका मॉनिटर करना। इनफैक्ट टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस या एवेल्यूएशन भी ज़रूरी होते हैं, बिकॉज आपकी जो लीगल आपके जो रूल्स आते हैं उसमें भी लिमिट्स जो है वो चेंज होती रहती है, तो उनको भी CSR जो आपकी पॉलिसी है उसको आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसका जो फंक्शन है इस कमेटी का क्या है? मेक ए ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CSR प्रोजेक्ट। देखिए, इस बात को समझिए कि CSR का जो इनका प्रोजेक्ट है, यानी कि जो पॉलिसी या प्रोग्राम जो भी इन्होंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना। यानी कि अगर कंपनी आपका जो अमाउंट एलोकेट करती है CSR प्रोजेक्ट के लिए, सो वो अमाउंट जो है उसके अंदर अच्छे से यूटिलाइज हो, उसका कोई भी गलत यूटिलाइजेशन ना हो, तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ कंपनी करने वाली है CSR उनके लिए। सो ये बेसिकली CSR कमेटी के आपके फंक्शन से, पहला पॉलिसी बनाई, दूसरा उसमें होने वाले एक्सपेंडिचर को बताया, देन थर्ड आपका टाइम टू टाइम पॉलिसी को एवेल्युएट भी किया, एंड देन फोर्थ जो आपने ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना अपनी सारी जो फंड एलोकेट किए हैं CSR के लिए उनके लिए, राइट। सो अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो CSR में इंक्लूड होती है, देखिए ये हमारे लॉ में आपकी दी गई हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में जो कंपनी पैसा लगा सकती है। वो देखिए, एक्टिविटीज़ विच मे बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक्ट ने क्या कहा है कि अगर कि अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है हंगर के लिए या पॉवर्टी के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए, सो वो CSR में आएगा। तीसरा, कोई भी कंपनी आपके एजुकेशन को प्रमोट कर रही है तो वो CSR में आएगा। थर्ड, कोई भी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही है या वुमेन को एम्पावर करने के लिए कोई भी एक्टिविटी या प्रोग्राम कर रही है, सो वो भी आपका CSR में आएगा। नेक्स्ट, कोई भी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना चाहती है या मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती है, सो वो भी आपका CSR में आएगा। आगे देखिए, कोई भी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मलेरिया, अदर डिसीज़ को कम करने के लिए कुछ भी प्रोजेक्ट लगाना चाहती है और उसमें अगर कुछ खर्चा कर रही है तो वो भी CSR एक्टिविटी कही जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एनवायरनमेंट पे सस्टेनेबिलिटी बनाना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए कि आप इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को यूज़ करें कि नेक्स्ट आने वाली
हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी उन्हें वो सेम चीज़ें मिले जो आज हमें अवेलेबल है, राइट। यानी कि उसका बेटर तरीके से हम यूटिलाइजेशन ना करें, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए कुछ काम करना, राइट। जैसे कि आज हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते ही जा रहे हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स है उनको वो क्लीन एयर या और सब वो पानी वो सब मिल नहीं पाएगा, उनके लिए तो उन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो आप चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करिए, बट इस तरीके से कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन्हें भी बेनिफिट हो, राइट। सो अगर आप ऐसा कुछ करें तो CSR में आएगा। एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, आपने देखा होगा कुछ कंपनीज होती हैं वो कई बार स्किल्स सिखाने का कुछ काम करती है किसी भी आपके एरिया में, सो वो भी CSR में आएगा। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट कोई भी ऐसा कर रहे हैं तो इस टाइप का, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, राइट। सो हमने पढ़ा आपकी इन 4 कमेटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो कि मैंडेटरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि नॉन मैंडेटरी कमेटी के लिए भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँ इस तरीके से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा अपनी मैंडेटरी कमेटीज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।